प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आर्थिक महत्व के कीट के अंतर्गत बेहद महत्वपूर्ण कीट जिसे हम सिल्क मॉथ या रेशम के कीट के नाम से जानते हैं, उसके बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम रेशम के कीट के क्लासिफिकेशन से आरंभ करते हैं, इसका वर्गीकरण जान लेते हैं। देखिए, ये ऑर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। इसका जो वर्ग है वो इंसेक्टा है। इसका जो गण है वो लेपिडोप्टेरा है। वंश बॉम्बिक्स और जाति मोराई। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रेशम के कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हम क्या कहेंगे? बॉम्बिक्स और मोराई। बॉम्बिक्स मोराई इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है। मैंने आपको पहले कई वीडियोस में बताया था कि किसी भी जंतु का जंतु वैज्ञानिक नाम अगर हमें लिखना है तो पहले उसके वंश का बारे में लिखेंगे, उसके वंश का नाम लिखेंगे और फिर उसकी जाति लिख देंगे। तो पहले वंश और फिर जाति अगर हम लिखते हैं तो उस जीव का जंतु वैज्ञानिक नाम कहलाता है। तो रेशम के कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉम्बिक्स मोराई। अब हम इसकी वाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं। देखिए, ये एक लिंगी जंतु है, यूनिसेक्सुअल एनिमल है, अर्थात नर जनन अंग और मादा जनन अंग जो हैं अलग अलग जीव में पाए जाते हैं। ये एक यूनिसेक्सुअल एनिमल है। दूसरी बात, इसका रंग जो है सफेद और चमकदार होता है। आपने मोतियां देखी होंगी, तो जैसे मोती का रंग होता है हल्का सफेद पीला सा, उसी प्रकार से इनका रंग होता है और चमकीला रंग होता है। एक परिपक्व रेशम के कीट की लंबाई अगर हम देखें, ये डायग्राम में मैंने आपको रेशम का कीट दिखाया है जो तितली के समान दिखाई दे रहा है। तो एक परिपक्व रेशम के कीट की लंबाई अगर आप देखें तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। और ऑर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है ये, तो इसका शरीर भी सिर, वक्ष और उदर 3 भागों में बटा हुआ होता है। तो एक एक करके हम इसके सिर, वक्ष और उदर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लेके चलते हैं बॉम्बिक्स मुराई के सिर को, इसके हेड के बारे में जानते हैं। देखिए, इसके सिर पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र, आप जानते हैं संयुक्त नेत्र या जिसको हम कंपाउंड आइज कहते हैं, ये ऑर्थ्रोपोडा संघ की विशेषता है। तो इस रेशम के कीट के सिर पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाई जाती है और साथ ही साथ एक जोड़ी शाखा युक्त श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं, एंटीनास पाए जाते हैं। ये डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, ये एंटीना दिखाई दे रहे हैं आपके एक जोड़ी। तो इसमें शाखा युक्त एंटीना पाए जाते हैं और साथ ही साथ इसमें मुख उपांग पाए जाते हैं, माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। लेकिन इसके माउथ पार्ट्स की एक विशेषता है कि इसमें मैक्सिली और पेल्पाई जो है नहीं पाए जाते। माउथ पार्ट्स तो होते हैं जो सामान्यतः ऑर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें मैक्सिली और पेल्पाई जो है ये भाग नहीं पाए जाते। अब हम बात करेंगे इसके वक्ष भाग की। इसके वक्ष भाग की क्या विशेषताएं हैं? तो देखिए, इसके वक्ष में 3 खंड होते हैं। इसका जो वक्ष है, इसका जो वक्ष वाला भाग है वो कितने खंडों का बना होता है? 3 खंडों का। अगर आप डायग्राम में देखिए तो ये वाला स्थान है वक्ष, ठीक है ना? तो ये वक्ष कितने खंडों का बना है? 3 खंडों का बना है और प्रत्येक खंड में एक जोड़ी टांग होती है। प्रत्येक खंड में एक जोड़ी टांग होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वक्ष में कितनी टांगे हो जाएंगी? 3 जोड़ी टांगे हो जाएंगी। अगर मैं आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाना चाहूं तो आप ये समझ लीजिए, पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड, इस प्रकार से 3 खंड होंगे जो क्या बनाते हैं? आपके वक्ष बनाते हैं। तो पहले खंड में, दूसरे खंड में, तीसरे खंड में, तीनों खंडों में जो है एक एक जोड़ी टांगे पाई जाएंगी। तो आप ये कह सकते हैं कि वक्ष में कुल कितनी टांगे होंगी? 3 जोड़ी टांगे होंगी। इसके अलावा वक्ष भाग में ही 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक जोड़ी पंख ये है और दूसरा जोड़ी पंख ये है, और ये पंख आपके इसी भाग से लगे हैं जिसको हमने वक्ष कहा। तो वक्ष में 2 जोड़ी पंख भी पाए जाते हैं और इन पंखों का जो रंग है वो मोती के समान है। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, मोती के समान सफेद रंग है और इस पे अनेक हल्की पीले रंग की आपको धारियां दिखाई देंगी। तो वक्ष की विशेषता भाई इतनी है जो आपको ध्यान रखनी है कि वक्ष 3 खंडों का बना है। वक्ष में 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं और 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। पंख का रंग कैसा है? सफेद है, मटमैला सफेद या मोती के समान है, जिसपे हल्की हल्की पीली धारियां पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं अंतिम भाग की, जिसे हम उदर भाग कहते हैं। ये नीचे का जो एब्डोमेन है उदर भाग है। उदर जो है कई खंडों में बटा हुआ होता है, उदर में अनेक खंड होते हैं और ये जो है शल्कों से ढका होता है। आप डायग्राम में भी अगर देखें तो हल्के हल्के आपको शल्क यहाँ दिखाई देंगे, तो ये शल्कों से ढका हुआ होता है। और ये ध्यान रखिएगा, अगर हम नर और मादा
रेशम के कीट को पहचानेंगे तो हम बाहर से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, क्योंकि नर की तुलना में मादा का जो ये उदर भाग है ये फूला हुआ होगा। और फूला हुआ क्यों होगा? क्योंकि उदर भाग में फीमेल में क्या पाए जाते हैं? अंडे पाए जाते हैं, इसलिए मादा का जो उदर भाग है वो क्या होता है? फूला हुआ होता है नर की तुलना में। तो ये मैंने आपको इसकी बाह्य संरचना के बारे में बताया। अब हम डिस्कस करते हैं इसके जीवन चक्र को लेकर के। तो अगले स्लाइड्स में हम इसके जीवन चक्र को लेकर बात करते हैं। देखिए, रेशम के कीट के जीवन चक्र को शुरुआत करते हैं पहली हेडिंग मैथुन और निषेचन के साथ। कब होता है मैथुन? देखिए, अधिक गर्म और नम दिनों में, अधिक गर्म और नम दिनों में, और ऐसे दिन कब होते हैं? लगभग जून और जुलाई के समय में होते हैं। उस समय एक प्रौढ़, एक मैच्योर, एक एडल्ट मेल जो है और एक एडल्ट फीमेल आपस में मैथुन क्रिया करते हैं। मैथुन का मतलब ये होता है शुक्राणु, मेल के द्वारा शुक्राणु को फीमेल के अंडों पे छोड़ देना या फीमेल के अंदर प्रवेश कराना। जब मैथुन की क्रिया रेशम के कीट में होती है तो नर द्वारा मादा के शरीर पर शुक्राणु छोड़ दिए जाते हैं जो अंडों को निषेचित करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं अंडरोपण, एग लेइंग की। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि मैथुन क्रिया के अंतर्गत मेल ने अपने शुक्राणु फीमेल के शरीर में छोड़ दिए, जिसके कारण से मादा के अंदर जो अंडे हैं वो क्या हो गए? फर्टिलाइज हो गए। जैसे ही अंडे फर्टिलाइज हुए तो मादा क्या करती है? निषेचन के कुछ समय के बाद शहतूत, आप जानते हैं कि रेशम का कीट जो होता है शहतूत की पत्तियों में रहता है, तो निषेचन के बाद मादा जो है उन निषेचित अंडों को शहतूत की पत्तियों के अधर तल पर, निचले सतह पर छोड़ देती है। और जो शहतूत की पत्तियों पे अंडे छोड़े जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि एक मादा एक बार में लगभग 300 तक अंडे देती है। एक मादा निषेचन के बाद एक बार में लगभग 300 अंडे देती है, और देती कहाँ है? शहतूत की पत्तियों के निचली सतह पे, अधर तल पर देती है। मादा जब अंडे देती है तो वो एक काम और करती है, वो इन अंडों को एक लसदार तरल पदार्थ द्वारा चिपका देती है, एक जोड़े में चिपका देती है और उसको ढककर रखती है। ये भी हमको ध्यान रखना है कि मादा के द्वारा जो अंडे दिए जाते हैं वो एक लसदार तरल के द्वारा उसको चिपका देती है और साथ ही साथ उसको ढककर रखती है। अगर आप इस डायग्राम में देख रहे हैं तो ये मादा के द्वारा दिए हुए अंडे हैं कुछ, और इनका अगर आकार आप देखें तो ये बहुत ही हल्के होंगे, हल्के पीले रंग के होंगे, या सीधे सीधे अगर आप कहें तो सरसों के बीज के समान जो हैं ये अंडे दिखाई देते हैं। अंड रोपण के बाद अंडे देने के लगभग 10 दिनों के भीतर ही प्रत्येक अंडे से एक लार्वा या डिंबक निकलता है, जिसे हम इल्ली या कैटरपिलर के नाम से जानते हैं। तो ये अंडे देने के 10 दिन के अंदर अंदर प्रत्येक अंडे से इस प्रकार के छोटे छोटे सफेद रंग के आपके लार्वा निकलते हैं, डिंबक निकलते हैं, या जिसको हम इल्ली या कैटरपिलर के नाम से जानते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये कैटरपिलर या इल्ली कैसा होता है। यहां एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि अंडे देने के बाद जो मादा रेशम का कीट होता है ये भोजन लेना बंद कर देता है। जैसे अंडे दे देता है मादा, उसके बाद ये भोजन लेना बंद कर देता है, और उसके लगभग 4 से 5 दिन के बाद, उससे लगभग 4 से 5 दिन के बाद मादा की मृत्यु हो जाती है। यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो मेल रेशम का कीट है वो भी मैथुन क्रिया के 4-5 दिन के बाद क्या हो जाता है? मर जाता है। तो यहाँ फीमेल अंडे देने के 4-5 दिन के बाद मर जाती है, और मेल भी जो है मैथुन क्रिया के बाद 4-5 दिन के बाद क्या हो जाता है? मर जाता है। अब हम बात करते हैं रेशम के कीट की अगली अवस्था, जिसको हम इल्ली कहते हैं। देखिए, अंडे के फटने से जो स्टेज निकली उसको हमने इल्ली कहा था, कैटरपिलर कहा था। तो ये कैटरपिलर सफ़ेद रंग की है, आप डायग्राम में देख रहे हैं, और ये रेशम की कीट की सबसे एक्टिव अवस्था है, सबसे क्रियाशील अवस्था है, बेहद क्रियाशील ये इल्ली होता है। इसकी शरीर की जो लंबाई है ये 6 सेंटीमीटर है लगभग, और ये अक्सर आपको कुंडलित अवस्था में मिलेगा, कॉइल्ड अवस्था में मिलेगा, ये कुंडली बनाकर रहता है। इसका पूरा शरीर लगभग 13 खंडों में बटा हुआ होता है, 3 खंड वक्ष भाग में और 10 खंड आपके उदर भाग में होते हैं। वक्ष भाग में 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, और अगर हम उदर भाग की बात करें जो 10 खंडों का बना है,
उनमें 5 जोड़ी कूटपाद पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कैटरपिलर में, इल्ली में लगभग 8 जोड़ी टांगे होती हैं। 3 जोड़ी टांगे कहाँ पाई जाती हैं? वक्ष भाग में, और 5 जोड़ी कूटपाद कहाँ पाए जाते हैं? आपके उदर भाग में पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर 8 जोड़ी टांगे जो हैं रेशम के कीट में होती हैं। इसके सिर पर मुख उपांग पाए जाते हैं, माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, जिसमें मैंडिबल्स भी होता है। मैंडिबल जो माउथ पार्ट है, माउथ ऑर्गन है, वो इसके मुंह में, इसके सिर पर पाया जाता है। और इसी मैंडिबल की सहायता से ये जो शहतूत की पत्तियों में रहने वाला रेशम कीट है, उसकी इल्ली अवस्था जो है बहुत तेजी से शहतूत की पत्तियों को खाता है। ये जो इल्ली है, इसके सिर पर जो मुखांग पाए जाते हैं, उन्हीं मुखांगों में मौजूद जो मैंडिबल है, इसी मैंडिबल की सहायता से ये इल्ली शहतूत की पत्तियों को बहुत तीव्र गति से खाता है। और जब ये खाना शुरू करता है पत्तियों को, तो खाने के बाद, पत्तियों को भरपूर पेट खाने के बाद 5-6 दिनों के तक तो ये खाएगा, और 5-6 दिनों के बाद जो है फिर ये क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। और ठीक इसी समय 5-6 दिन खाना खाने के बाद जब ये निष्क्रिय होता है, तो उसी समय इसकी त्वचा में पहला त्वक पतन होता है। ये अपनी पहली त्वचा को क्या कर देता है? छोड़ देता है, त्वक पतन हो जाता है। जैसे इसकी पहली त्वचा फटती है, पहला त्वक पतन होता है, तो उससे एक बहुत बड़ी इल्ली बाहर निकलती है। इससे एक बहुत बड़ी इल्ली जो है बाहर निकलती है, जो और ज्यादा क्रियाशील होती है और तेजी से शहतूत की पत्तियों को खाना फिर से शुरू कर देती है। अंडे से निकली पहली इल्ली, उसमें 4 से 5 दिन तक शहतूत की पत्तियों को खाया, फिर उसमें त्वक पतन हुआ। त्वक पतन के बाद और बड़ी इल्ली बाहर निकली और उसने भी फिर से पत्तियों को खाना शुरू कर दिया। ये जो पहले त्वक पतन के बाद इल्ली निकली, ये वृद्धि करती है, और 6-7 दिनों के बाद, 6-7 दिनों तक ये खूब खाना खाती है, अपने आकार को खूब बड़ा करती है, और उसके बाद इसमें फिर से त्वक पतन होता है, दूसरा त्वक पतन होता है। और इस प्रकार से ये जो कैटरपिलर है, जो इल्ली है, ये अपने पूरे जीवन काल में लगभग 4 बार जो है त्वक पतन करती है। 4 बार त्वक पतन करने के बाद ये पत्तियां खाना बंद कर देती है और विश्रामावस्था में चली जाती है। जब ये इल्ली 4 बार त्वक पतन के बाद विश्रामावस्था में चली जाती है, तो इससे अगली अवस्था बनती है जिसको हम कोकून कहते हैं। ये डायग्राम दिखाया है मैंने कोकून का। तो 4 त्वक पतन जब इस कैटरपिलर में हो जाएंगे, तो उसके बाद ये कैटरपिलर, ये इल्ली जो है, कन्वर्ट हो जाएगी नई अवस्था में, जिसको हमने क्या नाम दिया है? कोकून। अब हम बात करते हैं प्यूपा और कोकून क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि जब इल्ली विश्रामावस्था में चली जाती है, तो क्या होता है? जब ये विश्रामावस्था में जाती है, तो उसके सिर के दोनों ओर लार ग्रंथियों से विकसित रेशम ग्रंथियां एक चिपचिपे पदार्थ का स्रावण करती हैं, और वो पदार्थ बाहर आता है किसके द्वारा? लेबियम के सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा। दोबारा से समझ लीजिए, जब इल्ली जो है, कैटरपिलर जब विश्रामावस्था में जाती है, तो उसके सिर के दोनों ओर लार ग्रंथियों से विकसित हुई जो रेशम ग्रंथियां हैं, वो एक विशेष प्रकार का चिपचिपा पदार्थ स्रावण करती हैं, जो लेबियम के सूक्ष्म रंध्रों द्वारा बाहर निकलता है। ये जो चिपचिपा पदार्थ है, ये जैसे ही वायु के संपर्क में आता है, इसकी विशेषता होती है कि ये अति महीन, लगभग 5 सूत्रों में सूख जाता है। 5 पतले पतले धागों में क्या होता है? ये पदार्थ सूख जाता है। इसी समय ये रेशम का कीट की जो अवस्था है, ये गोंद के समान एक चिपचिपा पदार्थ, जिसे हम सेरिनिन कहते हैं, वो अन्य ग्रंथियों से निकालता है। और ये जो सेरिनिन है, ये इन सूत्रों को, जो आपको मैंने बताया था कि 5 महीन सूत्र बनते हैं, इन सूत्रों को आपस में चिपका करके एक ठोस तंतु का निर्माण करता है। तो दोबारा समझ लीजिए, इल्ली ने क्या किया? अपनी लार ग्रंथियों से विकसित हुई रेशम ग्रंथियों से एक चिपचिपा पदार्थ निकाला। वो चिपचिपा पदार्थ लेबियम के सूक्ष्म रंध्रों द्वारा बाहर निकला, और वायु के संपर्क में आते क्या हो गया? अति महीन 5 सूत्रों में सूख गया। इसके बाद आपकी जो अन्य ग्रंथियां हैं रेशम के कीट की, उन्होंने क्या किया? सेरिनिन नामक पदार्थ निकाला, जो गोंद के समान चिपचिपा है, और उस सेरिनिन ने क्या किया? इन जो 5 सूत्र, महीन सूत्र हैं, इनको एक ठोस सूत्र में क्या कर दिया? एक तंतु में क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। इस दौरान जब ये काम हो रहा होता है, तो इस दौरान ये इल्ली क्या करती है? ये अंधेरे में चली जाती है, डार्क में चली जाती है, और ये अपने सिर को घुमाती है,
क्योंकि ये जो आपकी रेशम ग्रंथियां ये चिपचिपे पदार्थ का श्रावण कर रही हैं, ये कहाँ है रेशम ग्रंथियां? ये सिर के दोनों ओर हैं। मैंने आपसे कहा सिर के दोनों ओर हैं। तो जिस समय ये क्रिया चल रही होती है, ये रेशम का कीट क्या करता है, अपने सिर को घुमाता है, और जिस कारण से ये जो तंतु बन रहे हैं, ये तंतु इसके शरीर के क्या होते हैं, चारों ओर लिपट जाते हैं। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि ये अपना पूरा शरीर इन तंतुओं से क्या कर लेता है, ढक लेता है, और कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। आप देख रहे हैं ये डायग्राम, एक सफेद रंग की बॉल दिखाई दे रही है जिस पर अनेक धागे लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इल्ली क्या करती है, अपने सिर को घुमाती है और इस जो तंतुओं को अपने शरीर के चारों ओर क्या कर लेती है, लपेट लेती है, जिस कारण से एक रुई के बॉल के समान दिखाई देने लगता है। अब देखिए, ये जो इल्ली है लगातार रेशम के धागे को अपने चारों ओर लपेट रही है, और ये प्रक्रिया 3-4 दिन तक चलेगी। 3-4 दिनों के बाद रेशम के तंतुओं से लिपटी हुई जो इल्ली है, अब हम उसको प्यूपा कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं, जो अब विश्रामावस्था में चली जाती है और भूरे रंग की हो जाती है। आप इस बॉल को देखें, ये सफेद रंग की बॉल है, तो ये रेशम के तंतु लपेट लिए, और इसके अंदर क्या पाई जाती है, इल्ली पाई जाती है। तो वो इल्ली अब कैसी हो गई है, भूरी हो गई है, और कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। तो ये जो भूरी संरचना बनी, ये इस रेशम के जाल के अंदर होगी, और इस भूरी संरचना को हम क्या नाम देंगे, अब प्यूपा कहेंगे। ठीक है। ये जो इल्ली है, इस इल्ली ने अपने चारों ओर जो रेशम लपेटा, वो लगभग 1000 से 1500 मीटर लंबा रेशम का तंतु होता है। और ये जो सफेद रंग की रेशम के तंतुओं की बनी जो बॉल रूपी संरचना है, इसको हम कोकून कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। और इसी रेशम के तंतुओं से बनी कोकून के अंदर पाई जाएगी ये प्यूपा, जो किससे बनी है, इल्ली से बनी है। अब इल्ली से प्यूपा बनी है, तो स्वाभाविक सी बात है, इस प्यूपा में कुछ चीजें नई हो सकती हैं और कुछ चीजें पुरानी हो सकती हैं। तो आप देखिए, इल्ली में आंखें पाई गई थी, लेकिन इस प्यूपा में आंखें गायब हो जाती हैं। ये जो प्यूपा होता है, जो इल्ली से बना है, इसमें आंखें क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। इसके वक्ष पर 2 जोड़ी पंख बन जाएंगे, और इसका शरीर धीरे धीरे कीट के रूप में विकसित हो जाएगा। इस बॉल के अंदर, इस कोकून के अंदर, ये जो आपका प्यूपा है, इसमें आंखें तो गायब हो जाएंगी, लेकिन इसके शरीर पर 2 जोड़ी पंख बन जाएंगे। इसका शरीर जो है कीट के समान जो है क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। और जब ये प्यूपा इस कोकून के अंदर कीट के रूप में विकसित हो जाता है, तो अब उसके बाद ये क्या प्रयास करेगा, ये प्रयास करता है कि इस कोकून को तोड़ करके इस कोकून से बाहर निकले। और जब ये प्यूपा इस कोकून से बाहर निकलता है, तो रेशम का कीट कहलाता है। इस प्रकार जो मैंने आपको जीवन चक्र बताया, एक परिपक्व रेशम के कीट का अंडे देना, अंडे से आपका इल्ली बनना, इल्ली से आपका प्यूपा कोकून बनना, और प्यूपा कोकून से फिर से रेशम का कीट बनना, इस पूरे जीवन चक्र में लगभग 56 दिन का समय लगता है। तो एक 56 दिन के टाइमिंग में रेशम का कीट का जीवन चक्र क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। दोबारा से आप समझ लीजिए लाइफ साइकिल, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर रेशम का कीट का जीवन चक्र आता है। तो देखिए, ये आपका एक परिपक्व रेशम का कीट है। इसने मैथुन क्रिया में प्रतिभाग किया, मैथुन क्रिया में प्रतिभाग करके इसके अंडे फर्टिलाइज हुए। इसने फर्टिलाइज अंडों को शहतूत की पत्तियों में क्या करा, छोड़ दिया। इनसे आपके ये छोटे छोटे बने, इनको हमने क्या कहा, इल्ली कहा, कैटरपिलर कहा। ये कैटरपिलर अपने चारों ओर रेशम इकट्ठा करते हैं और क्या बनाते हैं, कोकून बनाते हैं। और कोकून के अंदर ये जो इल्ली है अब भूरे रंग की संरचना बना लेती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। और बाद में यही प्यूपा विकसित होकर के इस कोकून को फाड़ करके बाहर निकलता है और एक परिपक्व रेशम का कीट बनाता है। तो ये एक जीवन चक्र, एक रेखा चित्र के माध्यम से रेशम के कीट का जीवन चक्र मैंने आपको यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। रेशम के कीट से ही रेशम का उद्योग चलता है। कई बार एग्जाम्स में रेशम उद्योग के बारे में पूछा जाता है। आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, होता क्या है, रेशम का कीट की जो प्यूपा अवस्था है, मैंने आपसे कहा कि वो प्यूपा अवस्था क्या करती है, वो कोकून के अंदर बंद होती है। और ये प्यूपा अवस्था जब विकसित होती है, तो ये कोकून को तोड़ करके बाहर निकलती है और एक स्वतंत्र रेशम के कीट के रूप में जीवन व्यतीत करती है। लेकिन इस कारण से क्या होता है, जब ये बाहर निकलती है, तो जो कोकून है, जो रेशम के बना हुआ भाग है, जिसमें लगभग 1000 से 1500 मीटर लंबा रेशम का धागा होता है, वो धागा क्या होता है, टूट जाता है। उसके जो धागे हैं वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। और ऐसा टूटा हुआ धागा
रेशम उद्योग के लिए क्या है, बिल्कुल बेकार है। इसलिए रेशम उद्योग में क्या किया जाता है, ये प्रयास किया जाता है कि प्यूपा अवस्था को कीट बनने से पहले ही रोक दिया जाए। प्यूपा अवस्था को कीट बनने से पहले ही रेशम प्राप्त कर लिया जाए, कोकून को प्राप्त कर लिया जाए। तो वहां क्या करते हैं, कोकून जिसके अंदर प्यूपा होता है उसको विकसित होने से पहले ही, कोकून के अंदर जो प्यूपा है उसको विकसित कीट बनने से पहले ही क्या कर देते हैं, उबलते हुए पानी में डाल देते हैं। और उससे क्या होगा, कोकून के अंदर जो प्यूपा है वो क्या होगा, गर्म पानी से मर जाएगा। और जब वो मर जाएगा तो जो कोकून के बाहर रेशम के तंतु हैं वो टूटेंगे नहीं, क्योंकि अगर ये प्यूपा जिंदा रहेगा तो ये कीट के रूप में बाहर निकलेगा और रेशम के तंतु को तोड़ देगा। तो इन्होंने क्या करते हैं, इस उद्योग में कोकून को गर्म पानी में उबालते हैं, जिससे उसके अंदर का जो कीट है वो क्या होता है, मर जाता है। अब कोकून के ऊपर जो रेशम का तंतु है उसको निकाल लिया जाता है और उसका इस्तेमाल जो है धागे के रूप में किया जाता है, कपड़ा बनाने के रूप में किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको रेशम के कीट के बारे में, उसके जीवन चक्र के बारे में और रेशम उद्योग में किस प्रकार से हम रेशम को प्राप्त करते हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।